यहाँ पे जो ऑनलाइन हमारा क्लास था या ये जो क्लास है इसके अंदर हमने क्लासेस ला का एक केस कर लिया था जो स्फेयर का केस था। लेकिन जो बॉयज की फिजिकल क्लास थी उसके अंदर ये केस हमने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे हम सेकंड केस कर लेते हैं इनफाइनाइट शीट वाला। बाकी बॉयज के फिजिकल क्लास के अंदर ये केस रहेगा तो ये वहां पे कल परसों जो मंडे को क्लास होगी उसके अंदर हम स्पेयर का केस कर लेंगे। यहाँ पे वैसे ही कंटिन्यू करते हैं जैसे यहाँ पे जो केस हम कर रहे हैं ये केस अलग है और स्पेयर का केस अलग होता है। ये भी गासिस्ला का ही एक केस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट शीट के अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट है इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ thin infinite शीट। अगर कोई हमारे पास थिन इनफाइनाइट शीट हो, एक हमारे पास ऐसी शीट है जो थिन भी है और इनफाइनाइट भी है। अब थिन शीट का मकसद क्या होता है या यहाँ पे हम इनफाइनाइट शीट वर्ड इस्तेमाल क्यों करते हैं? थिन का मकसद है ऐसी शीट जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। जैसे हमारे पास कोई ये जो फॉइल होती है मिठाई के ऊपर जो लगाते हैं ये जो सिल्वर फॉइल होती है, आप ऐसी कोई पतली शीट समझ लें या टिश्यू पेपर की तरह या ये जो हमारी कॉपी का पेज होता है इसकी तरह से बिल्कुल पतली सी जो शीट होती है उसको हम कहते हैं थिन शीट। और दूसरी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मकसद है ऐसी शीट जिसके एजेस नहीं होते, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का कोई एंड नहीं होता। तो इनफाइनाइट का मकसद है ऐसी चीज जिसका कोई भी एंड ना हो। तो हम जो शीट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे वो इनफाइनाइट भी है और वो थिन भी है। अब सपोज करते हैं ये हमारे पास एक थिन और इनफाइनाइट शीट है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास शीट है जो थिन भी है और इनफाइनाइट भी है। अब जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली हमारे लिए कोई भी ऐसी जो है वो शीट जो होती है वो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये इनफाइनाइट शीट है बेटा, ठीक है। अब इसको हम चार्ज देते हैं, इसकी एक साइड को हम चार्ज कर रहे हैं, हम दोनों साइड्स को चार्ज नहीं कर रहे। जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम इस थिन इनफाइनाइट शीट का एक साइड के ऊपर चार्ज दे रहे हैं। सपोज करें हम इसको यहाँ पे इस तरह से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम इसको यहाँ पे इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। जब हम इसको इस तरह से चार्ज करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि जिस साइड को हम चार्ज करते हैं उसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए। लेकिन हम जो शीट कंसीडर कर रहे हैं वो थिन शीट कंसीडर कर रहे हैं, और थिन शीट का मतलब ही यही होता है कि ऐसी शीट जिसकी एक साइड को अगर चार्ज करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बने वो दोनों साइड पे बने, ठीक है। तो थिन शीट का मकसद ही ये होता है कि अगर एक साइड को चार्ज करेंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दोनों साइड पे बनेगी। तो हमने एक साइड को हमने चार्ज किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो इस तरह से दोनों साइड पे बनती है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये यूनिफॉर्म बनती है। इसकी लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इस तरह से यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो पहली चीज ये कि चार्ज इसकी जो पहली चीज ये है कि चार्ज is deposited charge is deposited on one side ऑफ शीट, के एक साइड को हमने चार्ज किया। क्योंकि ये थिन शीट है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड्स पे बनती है। लेकिन अगर ये थिन शीट न होती, आप इसकी एक साइड को चार्ज करते, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक साइड पे बनती। अगर कोई थिक शीट है, जो थिक होगा उसको शीट नहीं कहेंगे। शीट का मकसद ही होता है कि बिल्कुल कोई पतली सी जो है वो इस तरह से हो। तो ये होता है कि चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन वन साइड ऑफ शीट, और इसकी इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इसके एजेस नहीं होंगे। इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट, अगर इनफाइनाइट है तो इसके किनारे नहीं होंगे। इन केस ऑफ इनफाइनाइट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि हम इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब इसके एजेस नहीं है। अब अगर ये फाइनाइट शीट है, इन केस ऑफ फाइनाइट शीट, इन केस ऑफ फाइनाइट शीट E is uniform, is uniform everywhere except edges। ठीक है, एजेस के ऊपर जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर एजेस होंगे तो एजेस के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह से एजेस होंगे तो एजेस के ऊपर ये इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म बनेगी, बाकी हर जगह पे यूनिफॉर्म बनेगी। लेकिन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? इनफाइनाइट कर रहे हैं। और अगर हम इनफाइनाइट कर रहे हैं इसका मकसद है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर ये जो शीट है ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट शीट की एजेस होती है, और एजेस के ऊपर जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। बाकी हर जगह पे ये जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनफाइनाइट टर्म यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया। इनफाइनाइट टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके एजेस नहीं है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हर जगह पे हम यूनिफॉर्म ही समझेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे देखना चाहे, सपोज करें कि हम इसके अंदर एक पॉइंट पी लेते हैं। पॉइंट पी इस साइड पे ले, ठीक है, या पॉइंट पी इस साइड पे ले, किसी भी पॉइंट पे अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहें तो हम किस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो बेटा अगर कोई भी शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गाजेस लॉ का। और गाजेस लॉ कहता है कि जब आपने किसी भी चार्ज्ड चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है यूजिंग गाजेस लॉ, तो सबसे पहले उस चार्ज्ड शीट का एक गाजियन सरफेस बनाए। अब यहाँ पे हम शीट की बात कर रहे हैं, तो शीट की सूरत में हम यहाँ पे जो गाजियन सरफेस लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, हम शीट से एक सिलेंडर को पास करवाते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर, कि ये इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं गाजियन सरफेस, वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता है। सकते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास एक शीट है,
ठीक है, ये आप कह लें कि ये हमारे पास एक शीट है और इसकी हमने यहाँ पे बनानी है। एक मिनट, ये इसके ऊपर जो चीजें लिखी हुई है इसको मैं मिटा दूं, फिर इसको बनाते हैं। ये गाजियन सरफेस है। अब ये देखें, ये हमने इस शीट से एक सिलेंडर जो है वो पास करवाया है। जब हम सिलेंडर पास करवाएंगे तो इसका गाजियन सरफेस जो हम लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेते हैं। और जब सिलेंडर पास करवाते हैं तो इस शीट का एक हिस्सा इस सिलेंडर के अंदर आ जाता है। आप इसको इस तरह से देख लें कि सपोज करें ये हमारे पास एक शीट है, इसके लिए हम एक गाजियन जो है वो सरफेस लेते हैं, और गाजियन सरफेस जो हम लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेते हैं। ये शीट हो गई। अब इससे हम जो है वो इस तरह से एक सिलेंडर पास करवाते हैं। सपोज करें हम इससे एक सिलेंडर जब पास करवाते हैं तो सिलेंडर जब इस शीट से इस तरह से पास होता है तो इस शीट का कुछ हिस्सा इस सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ये इस तरह से बनता है कि ये जो होता है, ये आप कह लें कि इस तरह से हमने सिलेंडर पास करवाया तो इस तरह से इसका इस तरह से बन जाता है। ये आप कह लें कि जब हमने सिलेंडर पास करवाया तो इस शीट का इतना हिस्सा इस सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये सपोज कर लें कि ये पॉइंट पी है, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये इस तरह से इस सिलेंडर से बाहर आ रही है, सिलेंडर से बाहर उस चार्ज की आ रही है जो इस सिलेंडर के अंदर बंद है। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती है। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और ये चार्ज का इस शीट का एक हिस्सा जो इसके अंदर क्लोज हो जाता है, उस क्लोज्ड हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आती है। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न बनेगा। ये एक शीट है, जब हमने इसे सिलेंडर गुजारा तो सिलेंडर गुजरने के बाद इस शीट का एक हिस्सा सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ये बनेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस तरह से बनती है और जो इसके अंदर चार्ज बंद है उसकी वजह से इस तरह से इसमें से लाइनें बाहर आती है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से बना सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती है और इस हिस्से से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इस तरह से बाहर आती है। ठीक है, तो ये होता है इसका गाजियन सरफेस लेने का तरीका कि जब हम किसी भी शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी जगह पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम उस शीट से एक सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस जो है वो पास करवाते हैं। और जब सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस हम पास करवाते हैं तो उस सिलेंडर के अंदर इस शीट का एक हिस्सा बंद हो जाता है। और आपको पता है जो सिलेंडर होता है उसके ये जो दो फेसेस होते हैं ये फिलेट होते हैं, ये फेस भी फिलेट है और ये फेस भी क्या होता है, फिलेट। जबकि ये वाले हिस्से आप देख सकते हैं कि ये इसके कौन से कर्व्ड है। ठीक है, अब अगर आप इसके एरिया वेक्टर बनाना शुरू कर दें तो ये इसके कर्व्ड सरफेसेस का एरिया वेक्टर है। ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर है, तो ये कर्व्ड सरफेसेस के एरिया वेक्टर्स है। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर है और ये इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर है। जबकि ये इस फिलेट पीस का एरिया वेक्टर है और ये इस साइड वाले फिलेट जो है वो पीस का एरिया वेक्टर है। आप देख सकते हैं जो कर्व्ड सरफेसेस हैं उनके एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है।
ये कर्व्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं इनके एरिया वेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल होते हैं। यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जबकि इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल होता है। इसका मकसद है कि सिलेंडर में सिर्फ जो फ्लक्स गुजरता है वो इन दो फ्लैट सरफेसेस में से गुजरता है, कर्व्ड सरफेसेस में से फ्लक्स नहीं गुजरता। आप गिलास को कंसीडर कर लें, बुक दे दे बेटा। सपोज करें ये बुक जो होता है वो शीट की तरह है। अब अगर यहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी, अब अगर इसमें से इस तरह से गिलास को पास करवाए तो जितना गिलास का मुंह होगा उतना हिस्सा बुक का उस गिलास के अंदर आ जाए। गिलास का एक होता है कर्व्ड सरफेस और दो हिस्से जो होते हैं वो उसके बॉटम और टॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी। तो कर्व्ड सरफेस जो होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, इस तरह से। उसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर। जबकि ये जो उसका फ्लैट पीस होगा उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल बन जाएंगे। तो वही कंडीशन होती है। आप एक गिलास कंसीडर कर लें, ये गिलास की कर्व्ड साइड है, जबकि ये गिलास की जो होती है वो कौन सी होती है, फ्लैट साइड्स होती है। तो आप यहाँ पे करो कहोगे, यहाँ पे लिखोगे कि नो फ्लक्स passes through curved sides through curved sides of Gaussian सरफेस। गाजियन सरफेस की कर्व्ड साइड से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता। फ्लक्स ओनली passes through two flat sides of सिलेंडर, ठीक है। इन दो साइड से एक फ्लक्स यहां से गुजरेगा, आप इसको कह लें कि ये जो फ्लक्स यहां से गुजरता है इसको आप कह लें फ्लक्स वन, और जो यहाँ पे गुजरता है ये गुजरता है फ्लक्स टू। तो इस पूरे सिलेंडर के दो हिस्सों से फ्लक्स गुजरता है, एक इस हिस्से से फ्लक्स गुजरता है और इस हिस्से से फ्लक्स गुजरता है। तो आपको पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो सिलेंडर से गुजरेगा वो फ्लक्स वन होगा और दूसरा जो होगा फ्लक्स टू होगा। क्योंकि गासियस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है, कि जो इस गाजियन सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स कितना होता है, तो इसके अंदर ये जो चार्ज इनक्लोज्ड होती है इसकी वजह से एक फ्लक्स यहां से गुजर रहा है और दूसरा फ्लक्स यहां से गुजर रहा है, और ये दोनों फ्लैट पीसेस हैं। देयरफॉर आप कर सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए। अब देखिए मैंने न ई वन किया है न डेल्टा ए वन, इसलिए कि जितनी एरिया इस फेस की होगी उतनी एरिया इस फेस की होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, इसलिए हमने ई वन और ई टू करने की भी जरूरत नहीं है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा टू ई डेल्टा ए, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। आल्सो गासेस लॉ कहता है जब किसी भी गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होती है तो उसका फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर भी ये जो पोर्शन है इस शीट का ये इसके अंदर बंद है, इसके ऊपर चार्ज है, मींस चार्ज इनक्लोज्ड है। देयरफॉर आप कहोगे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और डेल्टा ए का मकसद क्या होता है, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं
इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यूनिफॉर्म फील्ड है, देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसी सरफेस के ऊपर होगी वैसी सराउंडिंग में, इसलिए आप क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया रख सकते हैं। अदरवाइज आप सरफेस के सिवा सिग्मा इंटू ए नहीं रख सकते। सिग्मा इंटू ए उसी सूरत में रख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी सरफेस पे हो वैसी सराउंडिंग में, तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रख सकते। जैसे हमने स्फेयर के अंदर नहीं रखा था, पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया नहीं रखा था, इसलिए क्योंकि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी नहीं थी जैसी सरफेस के ऊपर थी। तो सरफेस के ऊपर और सराउंडिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी तो फिर आप क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया रख सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, इंटू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा टू, बेटा मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा आपके पास टू, और ये हो जाएगा टू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फार्मूला। तो इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है? ये फार्मूला हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट व्हेन चार्ज is deposited on one side of sheet। अगर शीट की एक साइड को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इफ चार्ज is evenly distributed on both sides, distributed on both sides of sheet। अगर दोनों साइड को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगी। अगर दोनों साइड को चार्ज करोगे तो एक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस जो होगी वो दूसरी साइड की फील्ड आपस में क्या हो जाएंगी, सम हो जाएगी। और ये फार्मूला आपको ये भी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ infinite sheet thin infinite sheet depends only upon charge density, only upon charge density, and is independent of distance of point from sheet। क्योंकि आर नहीं आया फार्मूले के अंदर, इसका मकसद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट। अगर डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी थिन इनफाइनाइट शीट को आप चार्ज करोगे और अगर वो थिन इनफाइनाइट शीट है तो उसकी एक साइड को चार्ज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पे बनेगी। अगर वो इनफाइनाइट है तो हर जगह पे यूनिफॉर्म बनेगी। अगर वो फाइनाइट है तो एजेस के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म बनेगी, बाकी हर जगह पे यूनिफॉर्म बनेगी। और ये फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है ये एजेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए नहीं लग सकता, क्योंकि एजेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, बाकी हर जगह पे
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस शीट की कैलकुलेट करने के लिए आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड्स को हम चार्ज करते हैं, दोनों साइड्स को अगर हम चार्ज करेंगे तो उसमें ये होगा कि दोनों साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ सम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। अब इसका आखिरी जो केस है गाउस लॉ का, वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हो E between two charged oppositively charged शीट्स, अगर हमारे पास दो अपोजिटिवली चार्ज शीट्स है इस तरह से, देखिए सपोज करें हमारे पास दो इस तरह से शीट्स हैं, जैसे कैपेसिटर होता है आप कंसीडर कर लें कि एक हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये चार्ज जो होती है ये कौन सी होती है, ये होती है निगेटिव। तो इसके दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एजेस होती है उनके ऊपर इस तरह से कर्व्ड बन सकती है। बाकी हर जगह पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरह से, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये दो प्लेट्स के दरमियान आप कह लें कि ये दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस d होता है। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्पेस d ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एजेस जो होंगे वहां पे कर्व्ड बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। लेकिन अगर d स्मॉल है और ये प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब है तो फिर एजेस के ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी। तो आप कहोगे कि इफ d इज लार्ज, if d is large then E is non-uniform at edges, ठीक है। if d is small then E is also uniform at edges, तो एजेस के ऊपर जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब अगर हम इनके दरमियान कोई पॉइंट बना लेते हैं, सपोज करें ये पॉइंट P है इनके दरमियान, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो फील्ड्स होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं E1, और दूसरी फील्ड जो होती है वो होती है निगेटिव चार्ज की वजह से जिसको हम कहते हैं E2। क्योंकि ये पॉइंट दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स के दरमियान, तो यहाँ पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी। एक पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगी, और एक नेगेटिव प्लेट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका पॉइंट P पे राइट की तरफ डायरेक्शन होगा, और नेगेटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी किस तरफ होगा, राइट की तरफ। तो पॉइंट P पे जो दो फील्ड्स एग्जिस्ट करती है उन दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो सेम हो जाता है, और डायरेक्शन सेम हो जाता है एज E1 एंड E2 are in same direction, in same direction at point P, at point P पे सेम डायरेक्शन है, तो फिर आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो फील्ड बनेगी वो बनेगी E1 प्लस E2। अगर वेक्टर सेंस में देखोगे तो भी E1 प्लस, क्योंकि cos 0 0 इनके दरमियान एंगल कौन सी है, 0। अगर मैग्नीट्यूड सेंस में देखोगे तो भी 0।
वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों वेक्टर के दरमियान जब एंगल जीरो होती है तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब एक शील्ड की फील्ड का फार्मूला हम कर चुके हैं। एक शीट की फील्ड होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट की भी होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मकसद है कि अगर दो इस तरह से अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स भी हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। अगर चार्ज डेंसिटी प्लेट्स के ऊपर ज्यादा होगी तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम होगी। अब यहाँ क्वेश्चन होंगे, पहला ये कि अगर दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो दोनों को माइनस कर दे, जीरो हो जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट हो, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है तो हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइनें खत्म होती हैं या स्टार्ट होती हैं वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, तो दोनों की इक्वल लाइन एक दूसरे के अंदर खत्म होंगी, इसलिए फिर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम आपस में सम कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है इनको थोड़ा बंदा खुद भी जो है वो सोच सकता है, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसकी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपकी जो जीटी होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है। जो आज तक हमने किया है टॉपिक आपकी जीटी यहाँ पे, ठीक है।